हैशटैग हैशटैग हैशटैग, बहुत बढ़िया। तो चलो प्रारंभ करते हैं क्लासेस। और बच्चों देखो, चैप्टर का नाम बहुत अच्छा सा है। चैप्टर 1 नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चैप्टर का नाम क्या है? 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और बार बार इस चैप्टर में एक वाक्य आएगा जो मैं पहले ही लिख रहा हूँ, एक वाक्य आएगा जो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। वो वाक्य क्या होगा बच्चों? ये कहेगा कि हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कब से लेकर 700 से लेकर 1700, मतलब इसे 1700 लिखो या 1750 लिखो, एक ही बात हो गई। लगभग 1000 साल, 700 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक की जो स्थिति है, ये पूरा क्लास 7th में आपको मेंशन मिलेगी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी और अन्य जो आप पढ़ते हो जीके जीएस, उसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि एनसीईआरटी जो किताबें होती है वो पूरा कंसेप्ट पे होती है, और जो आपका अलग कॉम्पिटिटिव डेटा होता है वो फैक्ट्स पे आधारित होता है। ठीक है, लेकिन जब आपके कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो फैक्ट अपने आप अच्छे हो जाते हैं, ये बात भी याद करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें 1000 साल के इतिहास की पड़ताल हमें करनी है, और चैप्टर की शुरुआत होती है बच्चों 2 लोगों के द्वारा बनाए गए मैप से। बच्चों अरब का एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है अल इद्रीसी, बहुत ध्यान से समझेंगे। अल इद्रीसी जो अरब का एक भूगोलवेत्ता है, इसने बच्चों एक मैप बनाया हुआ है 1154 ईस्वी में, जिसको पहला मैप भी कहा जा सकता है। राइट, अरब का भूगोलवेत्ता है जिसने मैप बनाया हुआ है अल इद्रीसी, और पहली बार भारत को मैप पर किसी ने अगर दर्शाया है तो अल इद्रीसी है। ठीक है, लेकिन इस मैप में बहुत सारी त्रुटि दिखती है, और कई बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर बहुत सारी उहापोह की स्थिति दिखती है, कंफ्यूजन की स्थिति दिखती है। लेकिन वहीं पर दूसरी बार एक मैप और मिलता है बच्चों, दूसरी बार 1720 ईस्वी में एक फ्रांस का व्यक्ति है जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक स्पष्ट मैप बनाया हुआ है, खास करके कोस्टल लाइन वाला मैप, और आंतरिक कन्नौज और के आसपास का जो एरिया है उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाया हुआ है। तो 1720 में भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से विश्व के नक्शे में दिखाया है एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर, बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मानचित्रकार बोलते हैं, जिनका नाम याद करके रखोगे, ग्विलान द लिस्ले करके याद करेंगे। ग्विलान द लिस्ले ने एक मैप बनाया हुआ है 1720 में, और 1154 में अल इद्रीसी द्वारा मैप बनाया गया है। लेकिन अल इद्रीसी वाला मैप इतना ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो लिस्ले वाला मैप है वो बहुत एग्जैक्ट है, और इसी मैप का इस्तेमाल जो है बहुत सारे लोग जो ट्रैवलर आया करते थे, यूरोप के जो नाविक थे, व्यापारी थे, वो जो है बच्चों लिस्ले वाले मैप का बहुत ज्यादा उपयोग किया करते थे। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अल इद्रीसी कौन था, कहाँ का था, किसने पहला मैप बनाया था, ऐसे प्रश्न कई बार फैक्चुअल डेटा के तहत पूछ ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक हेडिंग मिलती है, एनसीईआरटी की नई और पुरानी शब्दावली। और यहाँ से बच्चों कई बार सीटेट ने प्रश्न पूछा हुआ है इस हेडिंग से, सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है। लिस्ले वाला मैप ज्यादा एग्जैक्ट है, याद करके रखेंगे, और वहीं पे अल इद्रीसी जो है उनका मैप उतना एग्जैक्ट नहीं दिखाई देता है। राइट, अल इद्रीसी जो है अरब के हैं, और ग्लिवाम लिस्ले जो है भाई वो फ्रांस के हैं, और जो लिस्ले का मैप है वो बहुत सारे नाविक व्यापारी लोग इस्तेमाल किया करते हैं। इतनी बातें आपको याद हो गई है। नई और पुरानी शब्दावली बच्चों, ये देखो हेडिंग समझने से पहले आप एक बात जान ले कि जैसे मान लो कोई भी एक शब्द है, अभी इस जमाने में इस समय कोई एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, और अगले 100 साल बाद उस शब्द का कुछ और ही अर्थ हो जाता है। ये बहुत आपने देखा होगा, या आप पूर्वजों से बात करो, दादा दादी से थोड़ा बात करोगे तो वो बताएंगे कि कोई ऐसा शब्द होगा जो अभी यूज होना ही बंद हो गया, या उसका नया संस्करण आ गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप समझते हैं। तो इन्होंने दिया हुआ है कि समय के साथ साथ व्याकरण और शब्द भंडार ही नहीं बदलते, बल्कि शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है, और उदाहरण लिया है इसने हिंदुस्तान शब्द को लेकर। मतलब जैसे हिंदुस्तान शब्द है, अब हिंदुस्तान शब्द का अर्थ पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हुआ, और अब कुछ और है। आज जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, और देश प्रेम राष्ट्रवाद की भावना उसे संचालित होने लगती है। लेकिन क्या हिंदुस्तान या भारत शब्द संचालित होने लगती है, लेकिन क्या हिंदुस्तान या भारत शब्द का वही मतलब जो आज है वो पहले भी था? ऐसा नहीं है। इसको जानने के लिए हेडिंग बहुत ही उपयुक्त हेडिंग है, क्योंकि इस हेडिंग में बताया गया है कि मिनहाज सिराज जो इतिहासकार है वो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कुछ अलग ही बताते हैं। वो जो दिल्ली सल्तनत वाला एरिया था, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जिस क्षेत्र को जीता था, लगभग वो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र था, गंगा यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र था, उसी को ही हिंदुस्तान उसने कह दिया था। राइट, तो उसका जो हिंदुस्तान है वो थोड़ा संकीर्ण एक राजनीतिक भौगोलिक स्थिति को वो दर्शाता है। राइट, और इसमें कभी भी दक्षिण भारत वाला हिस्सा हिंदुस्तान में मिनहाज सिराज ने शामिल नहीं किया था। सल्तनत का विस्तार जहां तक था, क्योंकि दक्षिण भारत कभी आ ही नहीं पाया सल्तनत में, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत को जीतना बड़ा मुश्किल था। राइट, तो बच्चों यही लिखा हुआ है कि आज आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार है मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज हिंदुस्तान का मतलब क्या बताते हैं? मिनहाज सिराज का अर्थ है, आशय है कि पंजाब वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया और गंगा यमुना के बीच वाला जो इलाका है, इसको ये क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलेगा कि जो मिनहाज का हिंदुस्तान है उसका क्या अर्थ है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा है कि जो फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज है, इसने हिंदुस्तान का मतलब बताया है कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है, ये पूरा इलाका उसने हिंदुस्तान के रूप में बताया हुआ है। राइट, और साथ ही साथ सल्तनत के समय में हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत को कभी भी शामिल नहीं किया गया। ये बात भी याद करके रखेंगे। सीधा स्टेटमेंट सीटेट ने बनाया हुआ है कि जो हिंदुस्तान शब्द है सिराज का, वो दक्षिण भारत को भी सम्मिलित करता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सल्तनत के समय हिंदुस्तान शब्द में कभी भी साउथ इंडिया को शामिल नहीं किया गया, याद करके रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो अब चलते हैं आगे। अब लेकिन इसके बाद 2 साल और बीतते हैं और आती है 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में बच्चों बाबर जो है भारत पर अटैक करते हैं और उन्होंने किताब लिखी है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया है।
बच्चों हिंदुस्तान शब्द का दायरा उसका बहुत बड़ा है और लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, लगभग ना सिर्फ एरिया की बात करते हैं, लगभग वो भारत की भौगोलिक स्थिति, जो हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट की भौगोलिक स्थिति है, पशु पक्षी है, कल्चर है उनकी, ये सबको वो एक बाबर का हिंदुस्तान है, वो सिराज के हिंदुस्तान की अपेक्षा में बहुत ज्यादा ब्रॉड एरिया को दर्शाता है। राइट, तो यही लिखा हुआ है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट के भूगोल के लिए, पशु पक्षियों के लिए और यहाँ के निवासियों की कल्चर को वर्णन करने के लिए किया हुआ है, जिसका अर्थ आप समझ के देख रहे हो, शब्द तो एक ही है हिंदुस्तान, लेकिन 13वीं सदी में हिंदुस्तान का अर्थ कुछ और था और 16वीं सदी तक आते आते हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कुछ और होता है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे हैशटैग करेंगे, क्या आप अगर मिनहाज का हिंदुस्तान और बाबर का हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या है, इससे प्रश्न बनेगा तो आप कर लोगे, अगर कर लोगे तो हैशटैग करके बताओगे सारे बच्चे जल्दी से भाई। हाँ, ये संपूर्ण सब कॉन्टिनेंट की बात करता है हिंदुस्तान के लिए वो। एक बार सारे बच्चे बताएंगे जितने सारे, अच्छा आपस में आप अनुपयुक्त तरीके से बात नहीं करेंगे, एक बार जल्दी से हैशटैग करके मुझे बताएंगे कि क्या आप हिंदुस्तान शब्द से वाकिफ हो गए। 13वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान था भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक शब्द है विदेशी, बहुत ध्यान से, एक शब्द है विदेशी, विदेशी का अर्थ कैसे बदलता है ये बात आप समझेंगे, या विदेशी शब्द का अर्थ कैसे चेंज हो जाता है ये बात आप समझने की कोशिश। आज अगर विदेशी की बात करें तो आप सोचते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है, यही अर्थ होता है, लेकिन बच्चों यही अर्थ हमेशा नहीं रहा है। पहले ये अर्थ नहीं होता था, मध्यकाल के आसपास ये अर्थ नहीं होता था। क्या अर्थ होता था, आइए देखते हैं। तो विदेशी आज इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है वो विदेशी है, ये बात तो आप जानते हैं। जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है वो विदेशी है, दूसरे देश की नागरिकता है उसके पास, ये बात आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी। लेकिन बच्चों क्या मिडाइवल इंडिया में ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था सर। फिर क्या था? अब देखो फिर क्या था, इसका आंसर ढूंढते हैं। अब कह रहे हैं कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, कोई भी अनजाना व्यक्ति किसी गांव में आने वाला, जैसे कोई गांव है, किसी भी गांव में आने वाला एक ऐसा अनजाना व्यक्ति जो उस गांव की संस्कृति का हिस्सा नहीं है वो विदेशी कहलाता था। बहुत ध्यान से समझेंगे, कितनी बढ़िया बात बताइए। कोई भी मतलब मध्ययुग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं था वो विदेशी कहलाता था। जैसे मान लो किसी गांव में कोई भी वनवासी व्यक्ति आ गया तो वो उस गांव वाले के लिए विदेशी है। राइट, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं, परदेशी, और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखो विदेशी शब्द, आप बताओ जल्दी से, नई पुरानी शब्दावली वाली हेडिंग आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओगे। नई पुरानी शब्दावली में हिंदुस्तान शब्द को एक्सप्लेन किया है और फिर विदेशी शब्द को एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है बढ़िया, अब आगे चलते हैं और इतिहासकार और उनके स्रोतों को समझने की कोशिश करते हैं भाई। इतिहासकार एवं उनके स्रोत, इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी, अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, थियरी पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत स्वागत है। लेकिन बच्चों एक बात याद कर लें, लेट इतिहासकार और उनके सोर्सेज क्या है, इतिहासकार और उनके सोर्सेज, दूसरी हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, कह रहे इतिहासकार और उनके स्रोत की बात करो, तो इतिहासकार इस काल के बारे में कैसे पता कर पाते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि इतिहासकार अभी भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, जिसके बारे में मैंने आपको 6th क्लास एनसीईआरटी में बताए थे। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, भौतिक स्रोत। अरे सर भौतिक स्रोत क्या होते हैं, अरे वो भौतिक स्रोत का मतलब कोई इमारत हो गई, कोई शिलालेख हो गया, कोई लिखित सामग्री हो गई, सिक्के हो गए, ये सब। ठीक है, लिखित सामग्री अलग आएगी, बाकी जितनी मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए ना, शिलालेख हो गए, कोई इमारत बन गई, तो ये सब क्या है, ये सब पुरातात्विक स्रोत है। तो मिडाइवल इंडिया में अभी भी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही पता करते थे। एक चीज और ऐड हो गई, लिटरेरी सोर्सेज। हालांकि उस जमाने में भी लिटरेरी सोर्सेज हुआ करते थे, लिखित सामग्री हुआ करती थी प्राचीन भारत में, लेकिन बच्चों यहाँ पर लिखित सामग्री बहुत ज्यादा बढ़ गई। रीजन क्या था भाई, रीजन ये था कि बच्चों कागज की खोज हो गई और भारत में कागज का इस्तेमाल करना लोगों को आ गया। अब जब कागज की खोज हो गई, पहले तो पांडुलिपियों में लिखा जाता था, आपको याद होगा, भोजपत्रों पे लिखा जाता था, याद होगा। लेकिन अब कागज की विविधता के कारण, कागज के आने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें लिखी गई। अब ज्यादा चीजें लिखी जाएगी तो इतिहास में वो सब स्रोत के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मान लो हम अभी पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और आज का इतिहास अगर पता करना है तो 1000 साल बाद जब ये खंगाला जाएगा तो कहेंगे कि इस टाइम पे लोग ये कर रहे थे। तो आज जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ये लिटरेरी सोर्सेज के रूप में यूज होगा आगे जाकर। तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि कागज सस्ता हो गया, हमारे लोगों ने लिखना सीख लिया था, तो बहुत सारी चीजें, विभिन्न चीजें लिखी गई और उसका प्रयोग आज हम एक सोर्स के रूप में कर सकते हैं इतिहास को जानने के लिए। राइट, बहुत ध्यान से समझेंगे। इतिहास के इस काल की जानकारी या इतिहास के इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब होता है इमारतें, और लिखित सामग्री पर भी निर्भरता थी। लेकिन इस काल में एक डिफरेंस आ गया, वो था ये, क्या था कि लिखित सामग्रियों की संख्या बढ़ गई, विविधता बढ़ गई। रीजन क्या है, क्योंकि कागज जो है बहुत सस्ता मिलने लगा, कागज की खोज हो चुकी थी और भारत में इसका प्रचलन हो चुका था। राइट, तो बच्चों कह रहे हैं कि इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गई थी। ठीक है, रीजन क्या था कि इस काल में लोग, कागज की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी, कागज की उपलब्धता बढ़ने की वजह से लोग क्या है, धर्म ग्रंथ, शासकों के जो विवरण है, संतों के जो लेखन है, उपदेश है, अर्जिया मतलब जो आवेदन है, या अदालतों की जो कार्रवाइयां हैं, दस्तावेज है, हिसाब है, टैक्सेस के बारे में है, खाते हैं, ये सब कुछ लिखने लगे थे। ये सब कुछ लिखने लगे थे, और जितना आप लिखोगे इतिहास को उतनी ही आसानी होगी समझने में। दिक्कत वहां होती है जहां पर लिखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, शिक्षा नहीं थी। जैसे प्राचीन जो आदि मानव हुए, जो आपके प्रीहिस्टोरिक हिस्ट्री हुई है, वहां कुछ लिखा ही नहीं गया, तो इतिहास को खोजने में अनुमान का प्रयोग किया जाता है। जहां लिखा गया, पढ़ा गया, वहां पर इतिहास बड़ा सुकून महसूस करता है और वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं इतिहास में उस टाइम पे क्या हो रहा था। राइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इतिहास में इस समय कैसे सोर्सेस को पता करते थे। तो पता चला कि भाई ऐसा है कि अभी भी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित थे और साथ साथ लिखित सामग्री। लेकिन एक डिफरेंस था कि इस जमाने में कागज सस्ता होने की वजह से बहुत सारी चीजें लिखी गई, जिस वजह से इतिहास बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पता चल जाता है।
ठीक है भाई, बढ़िया। आगे चलते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इतिहास में मतलब मध्यकालीन भारत में जब कागज सस्ता हो गया तो अलग अलग चीजों को लिखवाया और उसे आर्काइव्स जिसे बोलते हैं, आर्काइव्स मतलब अभिलेखागार। क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। क्या बोलते हैं? अभिलेखागार, जहां पर क्या रखते हैं? लिखी हुई चीजों को रखा जाता है, या उसे लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर से पांडुलिपियां एकत्रित करके कहां पर रखते थे? लाइब्रेरीज में, जिसको पुस्तकालय कहते हैं, तथा अभिलेखागारों में, अभिलेखागार को आर्काइव्स कहते हैं इंग्लिश में। राइट भाई, तो कह रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति थे, शासक लोग थे, मठ मंदिर से पांडुलिपियां, क्योंकि वहां मंदिरों में पांडुलिपियां लिखी गई है और पांडुलिपियां जल्द ही खराब हो जाएंगी। आप जानते हैं, क्लास 6 चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, पांडुलिपियों को कई बार कीड़े खा लेते थे, पांडुलिपियां जल्द ही खराब हो जाएंगी। तो पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया और उनको बच्चों कहां पर रखा गया? उनको पुस्तकालयों में या आर्काइव्स में रखा गया। ठीक है, और बाद में वो पांडुलिपियों से बच्चों नकल करके लिखा भी गया। ठीक है, क्योंकि वो पांडुलिपियां जल्द ही खराब हो जाएंगी, तो उसे सेफ बचाना है। तो बाद में क्या हुआ? कागज सस्ता हो गया है, तो कुछ लोगों को नकल नवीस, जिसको लिखने वाले कहा गया, जो नकल करते थे, जो पांडुलिपियों की नकल लिखते थे, उन लोगों से कहा गया कि पांडुलिपियों की नकल लिखो और उनको कुछ लोगों तक पहुंचाया जाए। राइट, तो अब देखो, लेकिन उस समय दिक्कत भी थी। उस समय दिक्कत भी थी भाई। क्या दिक्कत थी? कि छापे खाने नहीं थे। जैसे आज है ना, डिजिटल है सब कुछ, और आप कितनी भी चीजें प्रिंट करके निकाले जा रहे हो, छापे खाने उस समय नहीं थे। ठीक है, इसीलिए जो लिपिक हुआ करते थे, क्लर्क जिन्हें आप बोलते हो, या नकल नवीस बोलना ज्यादा सही होगा, ये क्योंकि छापे खाने थे नहीं, तो हाथ से क्या किया जाता था? हाथ से जो पांडुलिपियां थी, उनकी प्रतिकृति का मतलब होता है नकल बनाया जाता था, उनकी नकल बनाया जाता था, उनकी नकल बनाया जाता था। बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नकल बनाया जाता था। उसके बाद अंततः अब देखो होता क्या है, नकल करने में दिक्कत क्या? कहते हैं नकल में अकल की आवश्यकता होती है, ऐसा है कि नहीं? अब नकल में दिक्कत क्या थी बच्चों? तो नकल में दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो, किसका नाम लो, जैसे मान लो राहुल मौर्य है, बात कर रहे हैं लगातार, सचिन यादव है, ये भी आईडी वाईडी दे रहे हैं, ये दो लोग बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। तो राहुल मौर्य और सचिन मान लो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। राहुल मौर्य जो है स्कूल नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तो ये सचिन से नोट्स लेकर उनके लिख लेते हैं कई बार कि भाई कल के नोट्स दे देना क्योंकि मैं कल नहीं आया था। अब जो दूसरे व्यक्ति है, सचिन जी, ये बहुत माशाल्लाह राइटिंग है इनकी, मतलब कई बार तो खुद ही नहीं समझ पाते क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल ले रहे हैं, बुरा मत मानना। ठीक है, तो अब क्या है कि जब राहुल उनकी कॉपी करते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसा इनके साथ भी हुआ है, वो अंदाजा लगाकर लिखते हैं कई बार। ठीक है, तो इनके नकल नवीस जो लोग थे, इनके साथ भी यही होता था बच्चों। क्या होता था? ये होता था कि जो पांडुलिपियां लिखी गई है वो तो बहुत हजार साल पहले लिखी गई है। अब नकल नवीस ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, नकल नवीस लिख रहे हैं उसे, और जो चीजें समझ नहीं आ रही है भाई साहब, वो किससे पूछने जाएंगे? कोई यूट्यूब तो है नहीं कि गूगल करके सर्च कर लेंगे। तो जो उन्हें समझ में आया उस समय, जो उन्हें समझ में आया उस चीज को अंदाजा लगाकर लिख लिया। तो कई बार बच्चों किसी पांडुलिपि की कॉपी की गई तो उसका अर्थ अलग निकल के आया, किसी दूसरे ने जब उसको लिखा तो उसका अर्थ कुछ और ही निकल के आया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई उस जमाने में कि एक ही पांडुलिपि के कई बार अर्थ बहुत अलग अलग निकल आते थे, क्योंकि कुछ चीजों के अर्थ लोगों को पता नहीं थे, तो वो क्या है अपने हिसाब से अंदाजा लगा के लिख देते थे। राइट, यही दिक्कत हो गई। तो अभी देखो ध्यान से समझोगे, यही लिखा हुआ है कि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए जो लिपिक होते थे या जिन्हें नकल नवीस कहा गया है, ये हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बना देते थे। अब होता क्या था कि फाइनली एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो जाती थी। अभी बताया ना, नकल में अकल की आवश्यकता होती है। फला व्यक्ति उसका अर्थ कुछ और ही लिख रहा है, फला व्यक्ति कुछ और ही लिख रहा है। राइट, ऐसी दिक्कतें आ गई भाई साहब। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पर बर्नी का एग्जांपल देता है। अब बच्चों जियाउद्दीन बर्नी ये फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है, और इसने अपना वृत्तांत लिखा। ध्यान से सुनना, इसने अपना वृत्तांत एक बार 1356 में लिखा, दूसरी बार 1358 में लिखा, और दोनों बार जो वृत्तांत लिखा उसके अर्थ अलग अलग हो गए। सोचो इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया शब्द को लेकर। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 साल के बाद संशोधित वृत्तांत लिखा था, और दोनों में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं इतिहास और उनके स्रोत वाली हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ध्यान से बताएंगे, सारे बच्चे हैशटैग करेंगे, जल्दी से बताओ इतिहास के स्रोत क्या है। तो अभी भी सिक्का शिलालेख और स्थापत्य लिखित सामग्री पर निर्भर है। इस जमाने में क्या हुआ, लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई क्योंकि कागज सस्ता हो गया, उपलब्ध हो गया, तो बहुत सारी चीजें लिखी गई। और बच्चों पांडुलिपियों को सेफ रखा गया लाइब्रेरीज में, आर्काइव्स में, अभिलेखागारों में, और उसके बाद पांडुलिपियों को, क्योंकि छापे खाने नहीं थे तो नकल नवीस ने पांडुलिपियों को कॉपी करके एक प्रतिकृति बनाई। दिक्कत ये हुई कि अलग अलग नकल नवीस एक ही पांडुलिपि के अलग अलग अर्थ बताते थे ना। जियाउद्दीन बर्नी ने पहला अपना वृत्तांत लिखा और बाद में फिर से संशोधित करके लिखा, तो कई बार उसका अर्थ अलग दिखाई देता है। राइट, तो एक बार सारे बच्चे हैशटैग करके मुझे बताएंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत समस्या। लिखावट की भिन्न शैलियां बच्चों, लिखावट की भिन्न शैलियां। अब देखो 2 शैलियों के बारे में छोटा सा एनसीईआरटी बात करती है। एक तो नस्तलिक लिपि है और दूसरी लिपि शिक्त है। ठीक है, शिक्त लिपि और नस्तलिक लिपि। अब देखो नस्तलिक लिपि लिखा हुआ है, बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती है। कौन सी लिपि? नस्तलिक। देखो इसको लेकर बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, ये मैं समझा देता हूं। अब नस्तलिक लिपि जो है यह क्या बता रहे हैं कि बाईं ओर वर्ण को जोड़कर लिखा जाता है, बाईं ओर। ठीक है भाई, बाईं ओर जोड़कर लिखा जाता है। तो मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर बाईं ओर जोड़ के लिखा जाएगा तो ये बच्चों कैसे लिखी जाएगी भाई? राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। याद है, अगर बाईं ओर कोई चीज जोड़ के लिखोगे तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाएगी नस्तलिक लिपि। पहली बात। दूसरी बात, फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान था। तो नस्तलिक लिपि के जो जानकार थे, इनके जानकारों के लिए फारसी लिपि को और अरबी लिपि को पढ़ना आसान था। बच्चों याद करके रखेंगे इसे, फारसी अरबी की लिपि को पढ़ना आसान था, जो नस्तलिक लिपि को पढ़ते थे। याद हो गया। अब दूसरी लिपि है सिक्स्थ लिपि। कौन सी लिपि है भाई? सिक्स्थ लिपि है। ठीक है, सिक्स्थ लिपि है भाई। सिक्स्थ लिपि कह रहे हैं कि दाईं ओर अधिक सघन, दाईं ओर लिखी जा रही है, मतलब ये बाएं से दाईं ओर लिखी जा रही है, संक्षिप्त और कठिन है। सिर्फ ये 2 चीजें याद रखो कि नस्तलिक लिपि क्या कि बाईं ओर वर्ण को जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। ठीक है, दूसरी कह रहे हैं सिक्स्थ लिपि दाईं ओर अधिक सघन, दाईं ओर वर्ड जोड़ोगे तो लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी। ये बेसिक सी चीजें याद करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें याद करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं भाई, नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों को पढ़ने जा रहे हैं। अगली हेडिंग है नए सामाजिक और
कौन कौन से सामाजिक राजनीतिक समूह आए, एक बार हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो जब बहुत ध्यान से समझेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की अगर हम बात करें तो ये जो काल था इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे थे। तो यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा था। बहुत ध्यान से समझेंगे। इस काल में बहुत कुछ बदल रहा था बच्चों, प्रौद्योगिकी बदल रही थी, प्रौद्योगिकी बदल रही थी, अलग अलग प्रौद्योगिकी चेंज। जैसे सिंचाई के लिए रहट एक नई तरीके का इस्तेमाल होता था, सिंचाई में रहट नाम की तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा था बच्चों। कटाई के लिए चरखे का प्रयोग होने लगा था, युद्ध में बारूदों का प्रयोग होने लगा था। तो ये काल एक बड़े परिवर्तनों का काल दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। और इसी काल में मेडाइवल इंडिया में ही एक बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग, कटाई में चरखे का प्रयोग, युद्ध में आग्नेय अस्त्र बारूदों का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, इस तरह से इसी काल में क्या हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट है, खान पान में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, इनका प्रयोग किया जाने लगा मेडाइवल में। ठीक है, इस काल में बच्चों एक नया समुदाय उभर के सामने आता है। इस काल में एक नया समुदाय उभर के सामने आता है, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसका नाम है राजपूत समुदाय। ठीक है, तो इस काल में जो राजपूत थे, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र, ये जो राजपूत थे अपने आप को ये क्षत्रिय वर्ण से जोड़ते थे। जैसे 4 वर्ण की बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो क्षत्रिय वर्ण था उससे अपने आप को राजपूत लोग जोड़ते थे और इनका कार्य होता था युद्ध करना। और राजपूत शब्द में सिर्फ राजा ही नहीं आएगा, बल्कि इसमें सेनापति भी आएंगे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि इसमें सेनापति और जो युद्ध लड़ रहे हैं सैनिक, वो भी आते थे बच्चों। राजपूतों की शौर्य का गान करने के लिए चारण और कवि होते थे, जो राजपूतों के जो पराक्रम है, जो बल है, उसका गान करते, स्वामी भक्ति, उसका गुणगान करते थे कि इन्होंने ये कर दिया। जैसे उनके अंदर एक युद्ध कहते, युद्ध के समय जो है ऊर्जा का संचार होता था। तो कवि और चारण जो थे वो राजपूतों की जो पराक्रम राजपूतों का है उसका गुणगान करते थे। राइट, तो बच्चों कवि और चारण जो थे यह भी एक नया वर्ग था जो राजपूतों से संबंध रखता था। राजपूतों की आचार संहिता, बल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जैसे बच्चों आप जानते हैं चंद बरदाई ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो एक तरीके से पृथ्वीराज रासो जो है उसमें गुणगान किया गया है किसका, पृथ्वीराज थर्ड का। ठीक है, तो इस तरह से कवि चारण क्या करते थे कि राजपूत शासकों के बल पराक्रम या किसी सेना का, योद्धा का बल पराक्रम का गुणगान किया करते थे कविता के माध्यम से। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि इस काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। और इस काल में क्या क्या बताया कि सबसे पहले तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा, कटाई में चरखे का प्रयोग, युद्ध में बारूदों का प्रयोग होने लगा। खान पान में भी परिवर्तन आता है, आलू, मक्का, मिर्च, चाय का प्रयोग, कॉफी का प्रयोग इसी दौरान शुरू हुआ। राजपूत एक नए समुदाय के रूप में इनकी महत्ता बढ़ती है। राजपूत अपने आप को क्षत्रिय वर्ण से जोड़ते थे और राजपूत शब्द के अंतर्गत सिर्फ राजा सामंत नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते हैं। और जो कवि चारण हुआ करते थे ये राजपूतों के बल पराक्रम का गुणगान किया करते थे। और इस काल में सिर्फ राजपूत नहीं बल्कि अन्य सारी जातियां, बहुत सारी और जातियां यहाँ पर उदित होती हैं। तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ किसको मिलता है, मराठा को, सिख को, जाट को, अहोम को, कायस्थ को, ये आदि समूहों को भी ये सब लाभ प्राप्त होता है भाई। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आई, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से बताएंगे, इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, नया क्या है। इसी काल में कुछ और चेंजेस आए, उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहला चेंज क्या आया कि इसी दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी। बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, और यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये याद रखना। ये काफी लोगों को बोरिंग सा महसूस होगा ये टॉपिक, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये देख लेना आप। तो कह रहे हैं कि पहली बार क्या हुआ कि बच्चों कि इस काल के दौरान क्रमशः बच्चों जंगलों की कटाई हुई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। इस काल के दौरान जंगलों की कटाई होती है। अब जंगलों की कटाई हो रही है तो आप खुद ही सोचो कि जंगलों की जब कटाई होगी तो जंगल में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे। तो बच्चों जंगल में जो वनवासी थे कुछ को वहां से भगा दिया गया और कुछ लोग को मजबूर किया गया कृषक बनने के लिए, किसान बनने के लिए। राइट, और बच्चों जब जंगल कटेंगे तो वो इलाका खेती में तब्दील हो जाएगा, मतलब वो कृषि योग्य इलाका बन जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मध्यकाल की बात हो रही है बिल्कुल। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका लगातार बढ़ता जा रहा था। पर्यावास मतलब रहने में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर क्या बनना पड़ा, किसान बनना पड़ा। अब वनवासी अपने अकेले अलग जंगलों में रहा करते थे और वो कृषक यानी किसान बन गए। अब जब ये किसान बन गए तो बच्चों जो आसपास की चीजें थी उन्होंने वनवासियों को प्रभावित किया। जैसे बच्चों जहां वो रह रहे थे, जो खेती का इलाका बन गया, अब तो उन्हें कर देना पड़ेगा, अस्थायी सामंतों की सेवा करनी पड़ेगी। साथ साथ मंदिर भी है, मंदिर धर्म भी उन्हें प्रभावित करेगा। राइट, ऐसा होगा कि नहीं, आप जहां रहोगे उसके आसपास की जो क्षेत्रीय चीजें होती है वो सब आपको प्रभावित करती है कि नहीं। पहले ये जंगलों में रहा करते थे, जंगलों को काट दिया गया, जंगलों को काटा गया तो उस क्षेत्र को खेत बना दिया गया और उनको कृषक बना दिया गया। और कृषक के आसपास की जितनी चीजें हैं, स्थायी सामंत है, कर व्यवस्था है, मंदिर है, पुजारी है, ये सब लोग उसे प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, कृषकों के जो ये नए समूह बने, कौन से, वो जो वनवासी कृषक बने थे, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजारों से, मुखियाओं से, पुजारियों से, मठों से, मंदिरों से, इन सब से प्रभावित हुए, इन सब से प्रभावित हुए। और साथ ही साथ वो जो खेती कर रहे हैं उनको स्थायी सामंतों को कर भी चुकाना पड़ता था, स्थायी मालिकों के लिए काम भी करना पड़ता था। राइट, तो जो अभी नए नए कृषक बने हुए हैं उन्हें कर चुकाना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। और जो स्थानीय मालिक थे, सामंत थे, उनके लिए बेगार मतलब जबरदस्ती काम करवाते थे, बेगार भी करना पड़ता था। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बच्चों एक डिफरेंस समझ में आ गया, एक डिफरेंस बना, गरीब अमीर, किसी के पास ज्यादा खेत, किसी के पास कम खेत, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा। तो एक सामाजिक अंतर यहाँ देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों के मध्य भी आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे बच्चों। अब यहाँ से जाति व्यवस्था आएगी और वो क्लिष्ट रूप से शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों देखो एक एक चीज कैसे जुड़ी हुई है। आगे क्या हुआ, लोग बच्चों, अब देखो सामाजिक अंतर आ गया लोगों के बीच में, आर्थिक अंतर था, गरीब अमीर, और सामाजिक अंतर आ गया। अब जब सामाजिक अंतर आ गया तो लोग जातियों में बंटने लगे, उपजातियों में बांटे जाने लगे। ठीक है, और बच्चों
ये कैसे होता था, कैसे जातियों में बांटा जाता था? उनकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और उनका जो व्यवसाय है उसको आधार बनाकर उनको ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। राइट, लोग जाति उपजाति में बांटे जाने लगे। उनका जो बैकग्राउंड था, इतना पैसा है इनके पास, ये इस पद पर काम कर रहे हैं, इस आधार पे उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाता था। तो लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनका जो बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि और व्यवसाय जो था, जो वो काम करते थे, इसके आधार पर समाज में उन्हें ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ठीक है, क्लियर होगा। और सीधी बात है कि जो उनका दर्जा होता है उसी के आधार पर वैसे ही ट्रीट किया जाता था, वैसे उनकी सत्ता, उनका प्रभाव, उस संसाधनों पर नियंत्रण, जो उनका दर्जा है उसी आधार पर तय होता था बच्चों। यही नीचे लिखा हुआ है, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता रहेगी, कितना प्रभाव रहेगा, कितना संसाधन रहेगा, ये सब कुछ इसके आधार पर उनके दर्जे जो है, जो थे समाज में, वो बदलते रहते थे। राइट, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीजें। ठीक है, अब बच्चों जातियां बन गई तो जातियां अपने लिए खुद नियम बना रही है। बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीज, कितना बेसिक तरीके से एनसीईआरटी समझा रहा है। जातियां अपने लिए खुद नियम बना रही थी, जातियां, क्योंकि नई नई जातियां बन रही हैं और अपने लिए खुद नियम बना रही, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। अब जो नियम कोड ऑफ कंडक्ट बना रही है उन्हें फॉलो भी तो करवाना पड़ेगा। तो उस जाति के जो बड़े बुजुर्ग थे वो एक ग्रुप बनाते थे और वो जो ग्रुप होता था वो इन नियम कानूनों को लागू करवाता था, जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। तो कह रहे हैं कि जातियां स्वयं अपने नियम कानून बना रही है, जिसका पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाजों का पालन करवाना भी पड़ता था भाई। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली हेडिंग यहां से एक बार मैं इसे और समझा देता हूं। जंगल जब कट रहा था, एक बार ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा पजल्ड है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं बच्चों। जंगल कट रहा है, जंगल में जो लोग वनवासी हैं उनका क्या होगा, तो उनको कृषक बना दिया गया और जंगल की जमीन को बच्चों खेती लायक बना दिया गया। अब जो लोग कृषक बन गए वो आसपास के एनवायरमेंट से प्रभावित होंगे, तो क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ मंदिरों से वो लोग प्रभावित हुए, उन्हें टैक्स के दायरे में ला दिया गया। स्थानीय मालिक जो थे उनके लिए उन्हें जबरदस्ती काम करना पड़ता था और इसी बीच में बच्चों आर्थिक रूप से गरीब अमीर वाला डिफरेंस और सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। अब जो उनकी हैसियत थी, इस आधार पर जाति उपजाति में वो बांटे जाने लगे। उनकी जो उनका जो बैकग्राउंड था, उनका जो व्यवसाय था, इसी आधार पर समाज में उन्हें ऊंचा और नीचा दर्जा दिया गया। लेकिन ये दर्जे स्थायी नहीं रहते, दर्जे बदलते रहते थे। किसके आधार पर बदलते थे कि वो जो है उसके पास कितनी सत्ता है, कितना प्रभाव है, कितना संसाधन है, इस आधार पर उस व्यक्ति के दर्जे बदलते रहते थे बच्चों, याद करके रखें। अब उसके बाद मैंने बताया कि जब नई जातियां बनी तो जातियों ने अपने नियम बनाए, लेकिन उसे फॉलो कैसे करेंगे, तो जो उस जाति के बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, जिन्हें जाति पंचायत कहा जाता था, उनकी एक असेंबली होती थी और वो लोग डिसाइड करवाते थे, वो लोग अपने नियम को फॉलो करवाते थे। ठीक है, जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना भी आवश्यक था, करना पड़ता था। तो जल्दी से एक बार हैशटैग करेंगे और फिर हम क्षेत्र और साम्राज्य, कैसे बच्चों जंगलों की कटाई हुई, कैसे नए राजपूत वर्ग का उदय हुआ। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। बहुत ध्यान से, क्षेत्र और साम्राज्य को हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, अब जो 700 ईस्वी के आसपास तक क्या होता है कि कई सारे क्षेत्र जो थे इनके भौगोलिक आयाम तय हो गए थे, भौगोलिक पक्ष तय हो गए थे। ठीक है, क्षेत्र छोटे छोटे तय हो गए थे और उन्हीं क्षेत्रों में अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से एकदम तय हो गई थी। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे क्षेत्र बन गए थे भौगोलिक रूप से और बच्चों वहां पर अपनी भाषा संस्कृति का विकास हो चुका था। कहने का मतलब सिर्फ यही है। और कभी कभी उन क्षेत्रों में कुछ राजवंशों का उदय भी देखा गया था। जैसे कभी कभी यहाँ पर देखा गया चोल वंश देखा गया दक्षिण भारत में। खलजी आप देखोगे, जब आप दिल्ली सल्तनत की बात करोगे तो खलजी को देखोगे, तुगलक को देखोगे और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एक सत्ता के रूप में आते हैं। इन सारे राजवंश, ये सारे राजवंश जो है, ये सारे राजवंशों के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि 700 ईस्वी तक एक भौगोलिक आइडेंटिटी तय हो गई थी और उन भौगोलिक क्षेत्रों में एक भाषा और सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी भाई। ठीक है, और कभी कभी क्या होता था कि इन क्षेत्रों में चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों का उदय भी देखा गया और एक विशाल साम्राज्य का उदय देखा गया भाई। ठीक है, एक विशाल साम्राज्य का उदय यहाँ पर देखा गया। ठीक है, कृति का विकास देखा गया और कभी कभी इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश जो है उनका उदय हो गया, जैसे खिलजी हो गए, तुगलक हो गए, मुगल हो गए, ऐसे बहुत सारे राजवंशों। सुल्तान में जैसे गयासुद्दीन बलबन का नाम आता है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी। इसको इनकी एक संस्कृत प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होती है। इनको लेकर एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई है जिसमें ये बताया गया है कि ये बड़े विशाल साम्राज्य के मालिक है, शासक है और साथ साथ ये बताया गया है कि ये जब आक्रमण करते हैं तो सब लोग भाग जाते हैं। दक्षिण भारत तक पूरा फैला हुआ साम्राज्य, इस बात में अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। और साथ साथ ये बताया गया है कि इनका साम्राज्य पूर्व में गौर मतलब बंगाल से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। इस बात में उतनी ज्यादा सत्यता पता प्रतीत नहीं होती है। कुल मिलाकर ऐसी बात गयासुद्दीन बलबन के लिए कही गई है कि 1266 से 1287 तक शासन है और ये महान विशाल साम्राज्य के मालिक है, जिसमें ईस्ट में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी तक फैला हुआ है। संपूर्ण दक्षिण भारत तो इनके काल तक आया ही नहीं था, पूरे कब्जे में दिल्ली सल्तनत के। तो ये बात कहीं कहीं अतिशयोक्ति लगती है, जो कि किसके बारे में, बलबन के बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो ये तो क्षेत्र साम्राज्य की छोटी सी हेडिंग मैंने आपको समझाई है। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग आती है जो है भाषा और क्षेत्र। भाषा और क्षेत्र बच्चों, यहाँ पर अमीर खुसरो ने एक पॉइंट कहा है, उसी को एनसीईआरटी ने शामिल करा है और इसको कई बार सीधे तौर पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भाषा और क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने कहा हुआ है कि 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है कि इस देश के हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा है। देखो, अमीर खुसरो कहता है इस देश के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं और साथ ही साथ इस देश की एक भाषा है संस्कृत, जो विद्वान लोग बोला करते हैं, ब्राह्मण लोग बोला करते हैं। ऐसा कौन कहता है? अमीर खुसरो कहते हैं।
ठीक है, मुझे एक बात बता दो सर कि क्लास कितने टाइम तक चलेगी? लॉरेंस पाल, क्लास कम से कम जब तक ये चार क्षेत्र में अपनी एक अलग भाषा है, ठीक है। जैसे सिंध वाले क्षेत्र में सिंधी भाषा है, लाहौर वाले क्षेत्र में लाहौरी भाषा बोली जाती है, कश्मीर वाले क्षेत्र में कश्मीरी बोली जाती है, दक्षिणी कर्नाटक वाला जो हिस्सा है उसमें द्वार समुद्री बोली जाती है, आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तेलंगानी बोली जाती है, गुजरात वाला जो हिस्सा है यहाँ पर गुजरी बोली जाती है, तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मबारी बोली जाती है, बंगाल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर गौड़ी बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अवधी बोली जाती है, और दिल्ली के आसपास वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हिंदवी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदवी बोली जाती है। तो ये बात याद कर लेना, इसको मैच में कई बार सीटेट ने दे दिया है, पूछा हुआ है। तो याद करेंगे कि क्या कहता है अमीर खुसरो? अमीर खुसरो कहता है कि भारत देश के हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा है। जैसे सिंध वाले क्षेत्र के लिए सिंधी, लाहौर वाले क्षेत्र के लिए लाहौरी, कश्मीर वाले क्षेत्र के लिए कश्मीरी, दक्षिण कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वहां पर द्वार समुद्री, आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है तेलंगानी, गुजरात में गुजरी, तमिलनाडु में मबारी, बंगाल में गौड़ी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी और दिल्ली के आसपास जो है यह हिंदवी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस हिस्से को, पुराने और नए धर्म में। बच्चों होता क्या है, ये कितना बढ़िया बात कह रहे हैं प्रारंभिक रूप से कि किसी दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंध रखते हैं। ठीक है, दैविक तत्व में मतलब कोई ईश्वर में जो आस्था होती है, ठीक है, यानी जो धर्म होता है उसमें जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित करता है सामाजिक और आर्थिक संगठन से। आपको ये समझ नहीं आया तो इसको एक बार नीचे जाकर और बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्लियर? तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में नए देवी देवता, हिंदू धर्म में नए देव, अभी खुद ही आप समझ जाओगे कि हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। बहुत ध्यान से, हिंदू धर्म में इसी दौरान नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया। बहुत ध्यान से, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। अब देखो कैसे समझोगे, आपकी सामाजिक आर्थिक संगठन होते हैं धर्म में, अभी आपको नीचे बताएंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत इसी दौरान नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं ने नए मंदिरों का निर्माण किया, मंदिरों में पुरोहित होते थे, पुरोहित के रूप में ब्राह्मण होते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही पूजा पाठ करते थे और साथ साथ वो पुराणों का पाठ करते थे, तो सामान्य रूप से वो जो आम जनता है उसमें ब्राह्मणों का प्रभाव वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। राजा जो है अपनी सत्ता को प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनका सीधा संबंध आम जनता से हो गया, क्योंकि मंदिर की देखभाल पुरोहित कर रहे हैं, पुरोहित ब्राह्मण ही होते थे। ठीक है, तो नए शासक अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए सीधा वो क्या करते थे, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। इस तरह से आप देख रहे हो सामाजिक संरचना से कैसे चीजें जुड़ रही है। राजा अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए क्या कर रहा है कि जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, उसका सम्मान कर रहा है। रीजन क्या है कि उससे सीधा आम जनता जुड़ी हुई है, राइट? तो यही बात कह रहे हैं कि दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय में सामाजिक आर्थिक संगठन संबंधित है। मंदिर बना दिया राजा ने, पुरोहित वहां पर है, पुरोहित से आम लोगों का कांटेक्ट बहुत बेहतर है, तो राजा क्या कर रहा है, पुरोहितों का सम्मान कर रहा है अपनी सत्ता को प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, राइट? देख रहे हो कितनी बेसिक सी बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। संस्कृत ग्रंथों के कारण, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान, क्योंकि संस्कृत जो ग्रंथ है, पुराण है, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और अभी कुछ ने क्या बताया है, किसकी जानकारी सिर्फ ब्राह्मणों को थी। ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ब्राह्मणों के संरक्षक नए शासक थे जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। ठीक है, राजा जो थे ये ब्राह्मणों को क्या करते थे, संरक्षण देते थे। इस युग में क्या हुआ, भक्ति की अवधारणा भी आ गई। देखो पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन इसी दौरान एक और कंसेप्ट आ गया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। क्या हुआ कि नए देवी देवताओं की पूजा होती है, राजाओं ने मंदिर बनाए, पुरोहितों का सम्मान बढ़ गया, क्योंकि संस्कृत ग्रंथों की जानकारी उसे है। राजा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पुरोहितों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, मतलब कि कर्मकांडों की महत्ता बढ़ गई, पुरोहितों की महत्ता बन गई। ईश्वर तक जाने के लिए पुरोहितों की पूजा होने लगी, मतलब पुरोहितों को बीच माने जाने लगा। ईश्वर तक अगर आपको जाना है तो पुरोहितों की बात माननी होगी, जो पुराणों में कहा गया वो बात पुरोहित ही जानते हैं। लेकिन बच्चों इस युग में एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है, वो है भक्ति की अवधारणा। और ये अवधारणा बड़ी खतरनाक थी। अवधारणा में क्या आया, इस अवधारणा में ये निकल के आता है कि अगर आपको अपने ईश्वर तक जुड़ना है तो किसी भी पुजारी और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ईश्वर से स्वयं जुड़ सकते हैं भक्ति के माध्यम से, राइट? यही बात आया। तो उन्होंने कहा कि इस युग में भक्ति की अवधारणा आई, तो इस युग में भक्ति की अवधारणा के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई प्रेमल ईष्ट देवी देवता के रूप में। प्रेमल मतलब प्रेम की मूर्ति है, वो करुणा की मूर्ति ईश्वर है, और अगर आप प्रेम में अभिषिक्त होकर ईश्वर की पूजा करोगे, अगर आप भक्ति करोगे तो आपसे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तो मतलब पुजारी का काम ही खत्म हो गया, कर्मकांड का काम ही खत्म हो गया। भक्त स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकता है अगर वो भक्ति करेगा, अगर वो शुद्ध मनोभाव से भक्ति ईश्वर की करता है, तो बीच में पुजारियों का, कर्मकांड का, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। इस तरह का कंसेप्ट भी आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आगे इस युग में भक्ति की अवधारणा के रूप में ईश्वर की कल्पना प्रेमल ईष्ट देवी देवता के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही, बच्चों देखो ये लाइन सीटेट में पूछी हुई है, पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही। पुजारी अभी क्या करते थे, ईश्वर और मनुष्य के बीच में पुजारी है, लेकिन जब भक्ति का कंसेप्ट आया तो ये हुआ कि बिना पुजारी के, बिना कर्मकांड के भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, राइट? अच्छा, अब इसी युग में एक और डिफरेंस देखा गया दूसरे धर्मों में भी। जैसे इस युग में कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहली बार 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। व्यापारियों के जरिए भारत में पहली बार क्या पहुंचा बच्चों, कुरान शरीफ का संदेश पहुंचता है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे उस दौरान। तो 7वीं सेंचुरी में ही भारत में इस्लाम पहुंचता है बच्चों, प्रवासियों के जरिए, व्यापारियों के जरिए। और बहुत सारे राजाओं ने, इस्लाम के उलेमा जो थे, जानकार जो थे, उनको संरक्षण प्रदान किया, बहुत सारे भारत के राजाओं ने।
ठीक है। मुसलमानों में बच्चों कुछ शिया होते हैं, कुछ सुन्नी होते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो एनसीईआरटी बताती है। तो कहते हैं मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। मतलब पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली को बच्चों मोहम्मद साहब का विधि सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे शिया लोग। लेकिन जो सुन्नी थे वो कहते थे कि पैगंबर साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी है वो खलीफा हुआ करते हैं। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस था। तो कह रहे हैं कि और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को मोहम्मद साहब का जो है उत्तराधिकारी मानते थे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, जो दो वर्ग बन गए थे शिया सुन्नी। शिया जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अली को मानते थे और वहीं पर जो सुन्नी थे वो खलीफा को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। भारत में दो शाखाएं हैं, हनफी और शफी। इस्लामी न्याय सिद्धांत की दो शाखाएं हैं जो भारत में प्रचलित हुई है। तो बच्चों ये कुल मिलाकर आपका चैप्टर था जिसमें हमने एक एक हेडिंग को बहुत ही रुचिकर तरीके से पढ़ा हुआ है। तो क्या डिफरेंस क्या है वो एनसीईआरटी बताती है। तो कहते हैं मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। मतलब पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली को बच्चों मोहम्मद साहब का विधि सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे शिया लोग। लेकिन जो सुन्नी थे वो कहते थे कि पैगंबर साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी है वो खलीफा हुआ करते हैं। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस था। तो कह रहे हैं कि और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को मोहम्मद साहब का जो है उत्तराधिकारी मानते थे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, जो दो वर्ग बन गए थे शिया सुन्नी। शिया जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अली को मानते थे और वहीं पर जो सुन्नी थे वो खलीफा को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। भारत में दो शाखाएं हैं, हनफी और शफी। इस्लामी न्याय सिद्धांत की दो शाखाएं हैं जो भारत में प्रचलित हुई है। तो बच्चों ये कुल मिलाकर आपका चैप्टर था जिसमें हमने एक एक हेडिंग को बहुत ही रुचिकर तरीके से पढ़ा हुआ है। तो क्या आप तैयार है पूरी तरह से एमसीक्यू करने के लिए? पहला क्वेश्चन है 12वीं सदी के भूगोल वेदा अल अदृसी किस देश के थे? तो अल अदृसी अरब के रहे। 18वीं सदी के आरंभ में गिब्लोन द लीसे ने अपनी एटलस नुओ में भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट दर्शाया। वो किस देश का था? यानी अल लीसे कौन देश का रहे? तो फ्रांस के रहे। तीसरा बात, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। पहला कथन, तो आधुनिक ये भिन्न है, ये सत्य बा। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द और भंडार से ही नहीं, समय के साथ शब्दों का भी अर्थ बदल गया, ये भी सही है। यानी कौन सही है? तो ए और दो दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी करता है। 4 नंबर बा, वर्तमान समय में संपूर्ण देश के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाला हिंदुस्तान शब्द के मध्यकालीन अर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहास मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच स्थित इलाकों से था। सही बात। मिनहाज सिराज ने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों से किया जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का अधीन क्षेत्र था। यह भी सही है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में मध्यकालीन के दौरान दक्षिण भारत का समावेश भी किया गया। ये गलती है, दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया गया था। इसके बाद 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पक्षी पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति वर्णन करने के लिए। ये सही है। यानी कौन नहीं सही है? तो सी नंबर सही नहीं है, दक्षिण भारत का प्रयोग नहीं किया था। 5 नंबर, मध्यकाल में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्द किसके लिए होता था? तो मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता है। ये सही है। एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे से विदेशी होते थे ना। एक ही गांव में तो विदेशी नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए, उसके लिए विदेशी, यानी केवल एक सत्य है। मध्यकाल भारत में प्रयुक्त होने वाला विदेशी हो गया क्वेश्चन 6 नंबर। मध्य युग में 700 से 1750 ईस्वी के बीच ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्का, शिलालेख और स्थापत्य भवन निर्माण कला के लिखित सामग्री पर निर्भर है। ये सही है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। ये भी सही है। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेशक अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब करों को रखने के लिए लिखित कागजों का उपयोग करने लगे। यह सही है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपियाँ एकत्रित कर संग्रहालय में रखते थे। ये गलती है। संग्रहालय में नहीं, पुस्तकालय में और अभिलेखागार में।
पुस्तकालय और अभिलेखागार में रखते थे, न कि संग्रहालय में। 7 नंबर, मध्य युग में पांडुलिपियाँ की प्रतिकृति बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उन दिनों छपे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलविश हाथ के ही पांडुलिपियों का प्रतिकृति बनाते थे। सही है। प्रतिकृतियाँ बनाते हुए लिपिक पांडुलिपि के हूबहू प्रतिकृति नहीं लिख पाते थे, ये गलती है। लिख देते थे, ये गलती है। हूबहू नहीं बना पाते थे, कुछ फेर बदल करके लिखा जाता था। यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी किस शासक से संबंधित है? तुगलक वंश से संबंधित है। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सिंचाई के लिए किया जाता था। मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुदाय राजपूत समुदाय था, जो राजपुत्र से निकला है। कौन सा कथन इस पर विचार करना सही है? तो 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह पर प्रयुक्त होता था जो ब्राह्मण वर्ग के होने का दावा करते थे। ये गलत है। क्या है? तो ब्राह्मण वर्ग का नहीं था, ये क्षत्रिय वर्ग का था। क्षत्रिय वर्ग का वर्णन करता था। 2 नंबर पर है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। सही है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिमित्र का गुणगान करते थे। यही सही है, यानी 2 और 3 सही है।